हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीचिंग माय चॉइस पर। तो हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। और पार्ट 5 में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पढ़े थे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रियाओं से हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव, और यह लेक्चर आपका चैप्टर को खत्म कर देगा। मतलब इस लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए सबसे पहले, उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव। तो बच्चों आप लोग हेडिंग लगाइएगा, उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर उपचयन लिखा है। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन ऑक्सीकरण के नाम पर ही मिलेगा। जो उपचयन शब्द आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वह शुद्ध हिंदी है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन अक्सर आपको ऑक्सीकरण करके मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा हेडिंग है उपचयन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक, तो इसमें पहला हम लोग ले रहे हैं संक्षारण। संक्षारण, तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं संक्षारण क्या होता है। आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। आप लोग नोट बनाते चलिएगा और लिखिएगा, संक्षारण में जब किसी धातु का अम्ल एवं आर्द्रता की उपस्थिति में धीरे धीरे संक्षारित होना या खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। हम डिफिनेशन को एक बार और बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। किसी धातु का अम्ल या आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। हम बोल रहे हैं किसी धातु का अम्ल अथवा आर्द्रता की उपस्थिति में धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे संक्षारित होना ही संक्षारण कहलाता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं किसी धातु का अम्ल अथवा आर्द्रता की उपस्थिति में धीरे धीरे संक्षारित होना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक, और आइए अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। संक्षारण का एक उदाहरण लेते हैं। संक्षारण का उदाहरण है, यह आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि लोहे पर जंग किसके कारण लगता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार के आएगा कि लोहे पर जंग किसके कारण लगता है। तो आइए हम आपको बताते हैं लोहे पर जंग किसके कारण लगता है। जब आप शुरू में लोहा आयरन को मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो लोहा कैसा होता है, चमकीला होता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब जब उसको आप बाहर रख देते हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है, मतलब वह उसका संक्षरण हो जाता है और उस पर एक परत जम जाता है जिस परत को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड,
Fe2O3 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 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम है Fe2O3, इसका रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड का परत जमने के कारण लगता है। लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का परत बनने के कारण लगता है। तो आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। इसे मिटाते हैं तब देखते हैं इसका रिएक्शन। हम बोले हैं बच्चों, जब आप आयरन को मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो लोहा कैसा होता है, चमकीला होता है। लेकिन जब उसे बाहर आप रख देते हैं तो धीरे धीरे वो वायु की उपस्थिति में आकर संक्षारित हो जाता है और लोहे पर एक परत बन जाता है जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा कि लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, तो आपका सीधा आंसर होगा लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के बनने के कारण, मतलब Fe2O3 का परत बनने के कारण लगता है। ओके बच्चों, तो आइए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए आप लोहा का प्रतीक होता है Fe, जिसे आयरन कहते हैं। जब आप लोहा को बाहर रख दिए वायु की उपस्थिति में तो क्या होगा, लोहा का धीरे धीरे संक्षरण हो जाएगा, लोहा धीरे धीरे संक्षारित हो जाएगा और लोहे के ऊपरी परत पर एक परत बन जाता है जिसे कहते हैं Fe2O3। इसका नाम याद रख लीजिएगा बच्चों, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। जब हम लोहा को बाहर रख देते हैं तो लोहा वायु की उपस्थिति में संक्षारित हो जाता है और एक परत बनाता है जिसे कहते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब बच्चों आपको पता हो गया होगा कि लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, लोहे पर जंग Fe2O3 के बनने के कारण लगता है। ठीक, तो आइए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक Fe है, यहाँ पर कोई Fe है, यहाँ पर 2Fe है, 2Fe2O3 2Fe है, तो यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी इधर कितना ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 आयरन। अब यहाँ कितना आयरन है, 2 आयरन है, तो इसको भी 4 कर दीजिए। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 आयरन, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 आयरन, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो कभी कभी यह बैलेंस रिएक्शन ही पूछ लिया जाता है कि बताइए लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, उस समीकरण को लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, आयरन को जब बाहर रख देते हैं तो आयरन वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे संक्षारित हो जाता है और आयरन के लोहे के ऊपरी परत पर, लोहे के ऊपरी सतह पर एक परत बनता है जिसे Fe2O3 कहते हैं, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एक और उदाहरण दिया गया है, आइए उसे समझते हैं। सिल्वर पूछ लेगा आपसे, चांदी पर जंग, मतलब चांदी पर जंग कैसे लगता है, सिल्वर पर जंग कैसे लगता है, या पूछ लेगा सिल्वर जो चांदी होता है उसका संक्षारण कैसे होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आइए इसे मिटाते हैं, तब उसे आप लोगों को हम अच्छे से समझाते हैं। अब चलिए, आपके बुक में एक दूसरा उदाहरण दिया गया है, जैसे चांदी का संक्षारण। आपके बुक में दिया गया है कि चांदी का संक्षारण कैसे होता है। ठीक, तो आइए इसे लिखते हैं।
चांदी का संक्षारण। चांदी का संक्षारण। ओके बच्चों, तो देखिए चांदी का संक्षारण चांदी के ऊपरी सतह पर काले रंग का परत बनने के कारण होता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। चांदी का संक्षारण चांदी के सतह पर काले रंग का ऊपरी परत बनने के कारण होता है। ओके बच्चों, हमारी बातों पर आप ध्यान दीजिए। आपके घरों में, आप सबके घरों में चांदी का बर्तन होगा। आप उसको नोटिस कीजिएगा कि चांदी के उस बर्तन पर कुछ समय बाद काले रंग का परत बन जाता है, काले रंग का धब्बा बन जाता है। वह काले रंग का धब्बा क्यों बनता है? वह काले रंग का धब्बा सिल्वर सल्फाइड के कारण बनता है। Ag2S, इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। नाम याद रखिएगा बच्चों, Ag2S, Ag2S, इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। Ag2S को कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो यहाँ से एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी पर मतलब चांदी का संक्षारण किसके परत बनने के कारण होता है, किसका परत बनने के कारण होता है? तो चांदी का संक्षारण सिल्वर सल्फाइड का परत बनने के कारण होता है। चांदी के ऊपरी सतह पर काले रंग का परत बन जाता है। वह काले रंग का परत किसके बनने के कारण होता है? चांदी के ऊपरी सतह पर काले रंग का परत बनने का कारण है सिल्वर सल्फाइड, Ag2S। ठीक, तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि चांदी का संक्षारण किसके बनने के कारण होता है? तो चांदी का संक्षारण सिल्वर सल्फाइड का परत बनने के कारण होता है। ओके बच्चों, अब आपके बुक में एक और उदाहरण दिया गया है, आइए उसे समझते हैं। ठीक, तो आइए इसे मिटा लेते हैं। अब आपके बुक में तीसरा उदाहरण दिया गया है तांबा का संक्षारण, मतलब कापर का संक्षारण। तो आइए इसे हेडिंग लगाइएगा, तांबा का संक्षारण। तांबा का संक्षारण। ठीक, तो देखिए तांबा का संक्षारण कैसे होता है। आपके घरों में जो पंखा होता है उसमें आप देखे होंगे, जब पंखा खराब होता है तो उसमें से एक तांबा निकलता है। ठीक, उस तांबे पर देखिएगा, उस तांबे को नोटिस कीजिएगा। उस पर मतलब हर तांबे के ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत चढ़ने लगता है। मतलब तांबा का ऊपरी सतह, ऊपरी परत धीरे धीरे हरा होने लगता है। तो तांबा का संक्षारण कैसे होता है? तांबे के ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत बनने के कारण तांबा का संक्षारण होता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों, हम कह रहे हैं तांबे का संक्षारण कैसे होता है। तो तांबे का संक्षारण तांबे के ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत बनने के कारण होता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जब पंखा खराब, आपके घर का फैन खराब होता है, जो उसमें से तांबा निकलता है उसको आप देखिएगा, उसको नोटिस कीजिएगा कि उसके ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत जम जाता है। तो कहते हैं लोग तांबा खराब हो गया है, नया तांबा डलवाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हम यही कह रहे हैं तांबे का संक्षारण कैसे होता है। तो तांबे का संक्षारण तांबे के ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत बनने के कारण होता है। और जो तांबे के ऊपरी सतह पर हरे रंग का परत बनता है वह क्या होता है? वह कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। नाम याद रखिएगा बच्चों, CuCO3। CuCO3 को कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 को कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो तांबा का संक्षारण किसके कारण होता है? तो तांबा का संक्षारण तांबे के ऊपरी सतह पर कॉपर कार्बोनेट का परत बनने के कारण होता है, जो हरे रंग का होता है।
ओके बच्चों, यहाँ तक मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़े हैं संक्षारण, संक्षारण का डिफिनेशन, संक्षारण का उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का संक्षारण, तांबा का संक्षारण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण से बचने के उपाय, कि संक्षारण को कैसे रोकेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, संक्षारण के रोकने के उपाय। हेडिंग लगाइएगा, संक्षारण के रोकने के उपाय। ठीक, तो संक्षारण को कैसे रोकेंगे। इसमें पहला है धातुओं के ऊपरी परत पर पेंट लगाकर। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हम बोले हैं संक्षारण को रोकने का उपाय, मतलब संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें हम पहला बोले हैं धातुओं के ऊपरी सतह पर पेंट लगा के, धातुओं के ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर। तो देखिए, हम बोले हैं संक्षारण के बचने के उपाय, तो हम पहला बोले हैं धातुओं के ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर। मतलब जब आपके घर में कोई लोहा खराब हो रहा होता है, मतलब वो संक्षारित हो रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं। तो हम यही तो बोल रहे हैं, मतलब धातुओं के ऊपरी सतह पर पेंट लगाकर संक्षारण से बचा जा सकता है। अब संक्षारण के बचने के उपाय में आप दूसरा लिखिएगा, धातुओं के ऊपरी सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों, संक्षारण के बचने के उपाय में दूसरा लिखिएगा, धातुओं के ऊपरी सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर। आपको पता होगा कि गाड़ियों के बेरिंग जो होता है उसमें हमेशा ग्रीसिंग किया जाता है, उसमें हमेशा ग्रीस लगाया जाता है। वो ग्रीस क्यों लगाया जाता है, वह ग्रीस उस लोहे को, उस आयरन को, उस धातु को संक्षारण से बचाने के लिए लगाया जाता है। ओके बच्चों, अब तीसरा लिखिएगा, संक्षारण के बचने के उपाय में तीसरा लिखिएगा, धातुओं के ऊपर मिश्र धातु का परत चढ़ाकर। मतलब कई धातुएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी मिश्र धातु, मतलब क्रोमियम तथा मैग्नीज, क्रोमियम तथा जिंक, इन दोनों के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं धातुओं के ऊपर मिश्र धातुओं का परत चढ़ाकर संक्षारण से बचा जा सकता है। और आपको मतलब आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्षारण के बचने के उपाय लिखिए। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, संक्षारण से बचने के उपाय लिखिए। तो वहाँ पर आपको तीनों उदाहरण को लिखना पड़ेगा। संक्षारण से बचने के उपाय में हम पहला बोले हैं धातुओं के ऊपर पेंट लगाकर, हम दूसरा बोले हैं धातुओं के ऊपरी सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर, हम तीसरा बोले हैं धातुओं के ऊपरी सतह पर मिश्र धातुओं का परत चढ़ाकर। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विकृत गंधिता। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, विकृत गंधिता। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, विकृत गंधिता। तो आइए सबसे पहले विकृत गंधिता को डिफाइन कर लेते हैं कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो लिखिएगा, यदि खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल एवं वसा का उपचयन हो जाए जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदल जाए तो इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं।
हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों। हम बोल रहे हैं यदि खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल एवं वसा का उपचयन हो जाए, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो जाए, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदल जाए, तो इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। हम डिफिनेशन को एक बार और बोल दे रहे हैं बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यह बार बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बार बार जोर देकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। लिखिएगा, यदि खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल एवं वसा का उपचयन हो जाए, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदल जाए, तो इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब अगला है कि हम विकृत गंधिता से कैसे बचें, विकृत गंधिता के बचने के उपाय। तो अगला हेडिंग लगाइएगा, विकृत गंधिता से बचने के उपाय। तो हेडिंग लगाइएगा, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, और उसमें पहला लिखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। अब हम बोले होंगे विकृत गंधिता से बचने के उपाय में कि प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसे जान लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है। ओके, तो इसको आपको हम बताते हैं, पहले मिटा लें। तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय में हम पहला बताए हैं, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है। तो आइए जानते हैं प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है। प्रतिऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट वह पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को, जो किसी वसा युक्त, तेल युक्त पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट वह पदार्थ होते हैं जो किसी खाद्य पदार्थ को, जिसमें तेल हो, जिसमें वसा हो, उसको खराब होने से बचाते हैं। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय में अब हम लोग अगला देखते हैं, वायुरोधी बनाकर। वायुरोधी बनाकर, यहाँ पर समझिए, हम लिखे हैं वायुरोधी बनाकर। जब आपके घर में कोई खाद्य पदार्थ बनता है जिसमें तेल हो, वसा हो, तो आप उसे कहाँ रखते हैं, डब्बे में रखते हैं या पॉलीथीन में बंद करके रखते हैं। तो आप उसे डब्बे और पॉलीथीन में बंद करके क्यों रखते हैं, क्योंकि वह खराब न हो जाए। उसे खराब होने से बचाने के लिए आप उस खाद्य पदार्थ को जो आपके घर में बनता है उसे डब्बे में और पॉलीथीन में बंद करके रखते हैं। तो हम यही तो लिखे हैं यहाँ पर, वायुरोधी बनाकर, मतलब उसमें वायु प्रवेश न कर पाए, उसमें वायु प्रवेश न कर पाए। तो किसी खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बनाकर विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। मुझे आशा है बच्चों कि हमारी बात आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग तीसरा लेते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के। सबसे पहले इसे मिटाते हैं। विकृत गंधिता से बचने के उपाय में हम लोग पहला पढ़े हैं, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। हम लोग दूसरा पढ़े हैं,
वायुरोधी बनाकर, मतलब जो खाद्य सामग्री है उसमें वायु न प्रवेश कर पाए, इसीलिए हम उसको डब्बे में रखते हैं, पॉलीथीन में बंद करके रखते हैं, मतलब पात्र को वायुरोधी बना के। अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन गैस भर के। तो हेडिंग लगाइएगा तीसरा, नाइट्रोजन गैस भर के। नाइट्रोजन गैस भरकर। तो देखिए बच्चों, नाइट्रोजन गैस भरकर खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। जैसे चिप्स जो आप खाते हैं, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे जो चिप्स आप खाते हैं, जो नमकीन आप खाते हैं, उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स और नमकीन के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वह विकृत गंधिता से बच जाए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि हम चिप्स और नमकीन के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरते हैं। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, जो नाइट्रोजन गैस होता है वो अक्रिय होता है, वह इनर्ट होता है, वह किसी से क्रिया नहीं करता है। वह चिप्स में और नमकीन में उपस्थित तेल व वसा से क्रिया नहीं करता है, उसे संचारित नहीं होने देता है। ओके बच्चों, मुझे आशा है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही बच्चों। अब आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।